जय भीम, जय मूल्यवासी। आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं माननीय मोहनदास निमेश राय जी से। मोहनदास निमेश राय एक जाना माना पहचाना नाम। फूले अम्बेडकरी आंदोलन का जो साहित्य है उसमें वो अपने आप में एक प्रसिद्धि रखते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनके अनेक शोध, उनकी अनेक किताबें हमको देखने को मिलती हैं। आप कई तरीके के उपन्यास, आंदोलन के लिए अनेकों कविताएं, कहानियां और बहुत सारे नाटक आप लिख चुके हैं और हमारे लिए ये फख्र की बात है कि आज हम आपके साथ हैं और आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं। समाज को आपके इस इंटरव्यू से काफी कुछ सुनने को, जानने को मिलेगा। सर, आपका MNT न्यूज नेटवर्क पर स्वागत है। जय भीम, जय भीम। सर, किस तरीके के साहित्य को आपने सबसे पहले लिखा है और कौन सा साहित्य आपको सबसे पहले पसंद करते हैं? नहीं, अगर उम्र के हिसाब से आप पूछें और सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जी, मेरा अभी एक कविता संग्रह पीछे आया, जी, आग और आंदोलन नाम से। आग और आंदोलन, हाँ जी। तो एक नई तरह से, नई शैली से मैंने उसको प्रकाशित कराया, जी। किस शहर में वो कविता लिखी और किस सन में लिखी, वो मैंने उसमें दिया। तो 60 के दशक में एक कविता लिखी, जो जैसे बहुत सारे शादियां होती हैं और खाना बच जाता है और उसको आदमी फेंक देता है, फिर वहाँ माने लोग उस पर टूट पड़ते हैं, बच्चे और ये कुछ साथ में कुत्ते, जी। तो यह कविता हिंदी में एक ऐसी लिखी थी कि और उनमें संघर्ष हो रहा है, माने आदमी के बच्चों में है और कुत्ते और जी, और एक बड़ा एक ऐसा चित्र उपस्थित होता है। हाँ। तो वो कविता, मतलब अगर आप पूछे तो हिंदी की सर्वप्रथम कविता वो, मतलब अब उसमें कितना सामाजिक सरोकार झलकता है वो आप समझते हैं। इसी तरह से मैं जब 16 साल का था, पहली बार मुंबई गया था, जी। तो वहाँ जो माहिम चौपाटी है, समंदर किनारा है, चौपाटी बोलते हैं, वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है। मैं गया, अचानक देखा मैंने, लोग आ रहे जा रहे हो, कोई वो नहीं रहा। तो बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी मृत है, मरा हुआ आदमी है और कोई उसको देख नहीं रहा है। मतलब एक महानगरीय संस्कृति ऐसी। मैं गया था पहली बार, तो मैंने वहीं बैठ कर लिखी, ए मैन लाइंग ऑन द रोड, पीपल कम सी एंड गो अवे विदाउट टेकिंग एनीथिंग, ए मैन लाइंग ऑन द रोड, देन डॉग्स कम सी स्मेल। बहुत लंबी कविता है और उसपे आपको जान के अच्छा लगेगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उस पर फिल्म बनाई। अच्छा, आपकी उसी कविता पर? जो नहीं, वो कविता एक जोड़ी माने। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पूरे जो संघर्ष जो वहां पे देखा है उसको, जो आपने नहीं, 1 घंटे की फिल्म बनाई, उसमें वो भी जोड़ी कविता। अच्छा। मेरठ में रहा, वहां जोड़ी। मैं कहाँ जाता था पढ़ने के लिए, कहाँ सिनेमा हॉल में जाता था, किससे। 1 घंटे की पूरी फिल्म। तो ऐसे 13 एपिसोड भारत सरकार ने बनाए थे, जिसमें एक एपिसोड मेरा था। उसका टाइटल था द सक्सेस स्टोरी, जो गरीबी से आगे बढ़े, तो उनकी एक एक फिल्म उन्होंने बनाई। तो ये मैंने एक अंग्रेजी कविता के बारे में बताया, एक हिंदी के बारे में बताया। जी जी जी। साथियों, मोहनदास निमेश राय नाम का जो व्यक्ति है, आप जब इनके बारे में जानना चाहेंगे तो मूल्यवासी बहुजन समाज के जितने भी चिंतक हैं उनमें एक प्रसिद्ध नाम सर का सबसे मतलब अग्रणी लाइन में आता है। और हम जानना चाहेंगे सर कि जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है उसमें आप कैसे आने के लिए प्रेरित हुए, कब से आपने लिखना शुरू किया? कोई ऐसा इंसिडेंट आदमी की जिंदगी में होता है जब वो अचानक से कुछ करने का सोचता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है? नहीं, ऐसा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, जी। जैसे आम सोचते हैं, मतलब लेखकों को प्रेरणा मिलती, किसी को महिला से प्रेरणा मिलती, किसी को कोई उत्पीड़न होता उससे मिलती, कोई घर में घटना हो जाती उससे मिलती है। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आई बिलोंग मेरठ सिटी, मेरठ दिल्ली के नजदीक है। तो वहाँ मैंने अपनी आत्मकथा, अपने अपने पिंजरे, पहला भाग है, उसमें लिखा, बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ, जी, उस समय मेरी बस्ती में कोई किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं बना। माने बाबा साहब के मतलब परिनिर्वाण के शोक में, हाँ, शोक में। और तो वो एक घटना
स्मृति में हाँ, बहुत जहन थोड़ी में। बहुत हालांकि अच्छा, बहुत कम उसको मान सकते हैं, ठीक। 49 मेरा जन्मदिन जी, था। हाँ। फिर मेरी बस्ती में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय वो बना। वो बाद में बना जी जी 70 के दशक में। जी। और वहाँ मुझे अभी भी याद है कि एक चंद्रसेन कोई व्यक्ति थे, वो बुद्ध वंदना करते थे। अच्छा। हाँ, शाम को आते थे, मोमबत्ती जलाते थे। जी जी। तो धीरे धीरे एक डेवलपमेंट हुआ दलित साहित्य का, चेतना का, आंदोलन का, ऐसे धीरे धीरे होता चला गया। फिर क्या है कि मेरे घर में मेरे पिताजी वो पढ़े लिखे थे और 42 में उन्होंने ये किया था, माने ये हाई स्कूल, और उनकी फिर तुरंत नौकरी लगी भारत सरकार में। तो वो माने और उस तरह से फिर मेरे घर में परिवार था, सारी चीजें थी, तो एक घर में शिक्षा थी जी। और उस तरह से एक, और मैं मेरे शहर में रहता था जी। और फिर एक घटना और मैं मंदिर की बताना चाह रहा हूँ कि वो पुजारी था, उसने कुछ मुझे प्रसाद दिया और नीचे से फिर रेत में गिर गया और फिर मैंने कहा दोबारा दो, उसने कहा कि नहीं ये इसी को उठा। अच्छा। तो मैंने ये लिखा है, वो भी लिखा अपनी आत्मकथन है। मैंने लिखा कि मैं मंदिर पे उस दिन थूक के चलाया और मैंने कहा मंदिर मेरे लिए पेशाब कर, ये शब्द मैंने उसमें लिखे। तो एक घटना, उसको चाहे दुर्घटना बोल सकते हैं। जी जी जी। तो ऐसा एक मैंने आपको बताया। और एक भीम सैनिक एक पेपर निकलता था, उसमें मेरी उम्र बहुत कम थी, मैंने 17-18 साल ज्यादा, उस समय मैं उसके लिए कुछ रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ तमाम चीजें उस तरह से रही जी कि वहाँ नेता लोग आते थे, ये करना वो करना, भाषण देना, तो उस तरह से वो धीरे धीरे मेरे भीतर एक जो बाबा साहब के आंदोलन का बीज है वो धीरे पनपने लगा। जी जी। सर, जिस तरीके से आपने लिखना शुरू किया, आपने किताबें भी लिखी, लेख भी लिखे, तो पत्र पत्रिकाओं में या प्रकाशन के पास जाते वक्त मतलब कैसे मुलाकात हुई, आपने कैसे उनको ढूंढा, प्रकाशकों को, कि आपकी किताबें छपनी चाहिए? क्योंकि जब आदमी नया होता है तो वो काफी एक देखता है कि मुझे कहाँ से छपवानी है, फिर वो तलाशता है कि किससे छपवानी है। इस तरीके का कोई आपको ध्यान? किताब तो मेरी जो आत्मकथा है उस पर मैंने लिखा भी है जी। उसकी लैंग्वेज उस तरह की थी, एक प्रकाशक ना कही आपकी लैंग्वेज काटने को दौड़ती है जी। आप गालियों का प्रचुरता से इस्तेमाल करते हैं। वाणी प्रकाशन को दिया, राजकमल को दिया, प्रभात को दिया, वो एक लंबी कहानी है। हाँ। मैंने लिखा है। हाँ। लेकिन यह है कि अंततः वाणी प्रकाशन ने छापी, और मैं ऐसा मानता हूं कि खुशामद करने से नहीं छापी जी। ठीक है, लैंग्वेज जो है, मैंने तो कहा जो लैंग्वेज मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी फूफी, मेरी चाची बोलती थी वही लैंग्वेज मैंने लिखी है, वो बनाई नहीं है। जो रियल चीज है मैंने उसको ऐसे रखा। रियल चीज तो मैंने ऊपर नीम का पेड़ है और कौवा बैठा, कबूतर बैठा है और मेरी माँ जो कली पी रही है वो उसको गालियां दे रही है, खुला आसमान है, फिर तो वो तमाम जो परिवेश है हम लोगों का, दलितों का, वो उसमें चित्रण हुआ है जी। वो कहीं कहीं गालियां तो पूरे समाज देता है, तो उस तरह से अलग अलग लोगों का ये था, तो उस तरह से ये हुआ। ठीक है सर, जैसा आपने बताया जी, कि वाणी प्रकाशन ने आपकी अंत तक किताब छापी, हाँ, तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा कहा कि भाई इसमें से ये काट दो, या आपने कुछ ऐसा समझौता किया कि चलो समझौता कर लेते हैं? नहीं, समझौता तो किया ही नहीं। अच्छा। मैंने बताया, मैंने सबसे पहले शायद प्रभात को दिया, हालांकि प्रभात ने बाद में भी मेरी किताब छापी, राजकमल को दिया और फिर वाणी। तो उनकी अपनी अपनी ये थी, गालियां हैं या ऐसा है ये वो। तो जो आप समझौते की बात कर रहे हैं, समझौता करने का कोई मतलब नहीं है। भाई आपको छापना तो छापिए, वरना और मैं चौथा पब्लिशर देखता हूँ। तो वाणी ने उसको छापा। जिस तरीके से आपने बताया कि आप एकदम जो चीजें हैं जस के तस आपने लिखी हैं और सीधा उनको किताबों में लेकर आए आप, तो जब आपकी किताबें समाज में आई हैं तो समय से पहले जो समाज के लोग पढ़ने वाले होते हैं, जो चिंतक होते हैं, उन्होंने आपकी किताबें पढ़ी होंगी, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया उन लोगों के आती है उधर से, कि किस तरीके से ये एक संवाद है? मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी
प्रतिक्रिया हुई। उसका कारण यह था कि हिंदी बेल्ट की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे थी। अच्छा नंबर एक। अच्छा अच्छा। ठीक। हालांकि भगवान दास जी की आत्मकथा जो मैं भंगी हूँ उसको लोग पहली आत्मकथा बोलते हैं, जी। लेकिन स्वयं भगवान दास जी वो ये कहते हैं ये मेरी आत्मकथा नहीं है, ये एक समाज की आत्मकथा है। ठीक है। तो ठीक। ये बताना जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए जो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा आई, और चूंकि वाणी प्रकाशन से छपी, वाणी एक बहुत स्टेब्लिश प्रकाशक है, और 5 या 6 महीने में वो पहला एडिशन खत्म हो गया था उस समय। अच्छा। 95 में छपी थी। तो उसकी बहुत जबरदस्त माने प्रतिक्रिया नहीं कहनी चाहिए, माने उसमें हिंदी का एक शब्द है प्रसिद्धि, माने दूर दूर तक, और देश में नहीं देश के बाहर भी। देश के बाहर। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि पहली आत्मकथा। दूसरा है कि उसमें बिल्कुल एक नंगा सच, जिसको मैं कहता हूँ नंगा सच, मेरे परिवार का, मेरी ताई का, मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरे पिता का, मेरे पड़ोसी का, और दूसरे जो मुस्लिम लोग रहते थे, और पूरे एक शहर का उसमें चित्रण है। ये पहला उसमें आत्मकथा में आया। वीर भारत तलवार जो प्रोफेसर हैं जी, उन्होंने पहली बार लिखा है कि भगवान शाह ऐसा कुछ नाम था, उनका एक कैरेक्टर था ताई की आत्मकथा, बहुत पहले सवर्ण जाति का कोई राइटर था। तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि वो जो ताई का कैरेक्टर है और नैमिष राय जी की आत्मकथा में जो ताई का कैरेक्टर है, वो नैमिष राय जी का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है। माने दूसरा उन्होंने कहा कि नैमिष राय जी की आत्मकथा में पूरा शहर खुलता है, शहर खुलता है, माने पोदीवाड़ा और लोदीवाड़ा, वाड़ा शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ वहां मराठी लोग आए जी। तो एक पहले घर खुलता है, घर के बाहर नीम का पेड़ है, वो खुलता है, बस्ती खुलती है, शहर खुलता है, पूरा एक शहर जो है ना मेरी आत्मकथा से मिले। मेरी आत्मकथा को पढ़कर एक बहुत शहर का आप ये कर सकते हैं। सर, आपकी एक किताब और रही है जो बहुत चर्चित रही है, बहुजन समाज। उसकी लिखने की प्रेरणा आप क्या समझते हैं कि आपने मतलब बहुजन समाज ये टाइटल क्यों चुना और इस पे मुझे लिखना है, उसमें क्या ऐसा आया है जो समाज को आपको आज हमारी वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहिए? बहुजन समाज जो किताब है वो असल में बहुजन समाज पार्टी पर किताब है जी। तो प्रकाशक ने उसको बहुजन समाज टाइटल दिया। अच्छा। और मैं चूंकि माननीय कांशीराम जी के साथ 70 के दशक में मैं लेक्चरर था मेरठ में, वहां से छोड़ के परमानेंट नौकरी रेगुलर थी और वहां आया, और मैं करीब 2, 2.5, 3 साल रहा। बहुजन संगठक जो अखबार निकलता था हिंदी का, वो मैं ही देखता था पूरा। माननीय कांशीराम जी मतलब कुछ थोड़ा बहुत ही हम बताते थे, तो मैं रहा कुछ थोड़ा बहुत, मैंने कभी कभी अनबन होता था, मायावती जी से थोड़ा दबाव बढ़ रहा था कार्यकर्ताओं पे जी। तो फिर 2-2.5 साल के बाद मैं थोड़ा धीरे धीरे अलग होने लगा जी। तो बहुजन समाज किताब में जो एक चित्रण है कि बाम सेफ से DS4 से बहुजन समाज पार्टी जी, वहां से ये अगर देखें तो वहां से जो आदमी अगर 200-300 आदमी जो मेन जो एक्टिव रहे जी बाम सेफ में, वहां से चलते चलते DS4 फिर बहुजन समाज पार्टी तक आते आते कितने लोग बचे जी, माने समझ रहे हैं ना जी जी, और कितने लोग छूट गए जी, कितने लोगों को छोड़ दिया गया जी। तो उस पर वो किताब माने कि एक सोशल प्लेटफॉर्म बना, उसके बाद पॉलिटिकल बनता चला गया, तो सोशल लोग पिछड़ते गए और पॉलिटिकल लोगों पर दबाव पड़ता गया। तो वो एक बड़ा एक दुखद अध्याय है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, और उसको मैंने उसमें चित्रित किया। जो बहुजन संगठक पत्रिका निकलती थी, जो अखबार साप्ताहिक अखबार निकलता था, तो उसको छोड़ने का कैसा मतलब रहा? आपने कैसे छोड़ दिया उसको? नहीं, छोड़ने का मतलब ये था कि कुछ एक लेखक होने के नाते मैं तो नौकरी छोड़ के गया। हाँ, नौकरी छोड़ी। और मैं और ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा था छोटा, उसको दवाई तक नसीब नहीं हुई थी जी, तो उसकी डेथ हो गई थी, करीब 6-7 साल का बच्चा था। तो दुख होता है, मेरी पत्नी जी सर्विस करने लगी थी,
फिर मैंने कहा मायावती का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। अच्छा। तो एक जो लेखक होता है उसका एक अलग टेम्परामेंट होता है, और मैं तो मतलब एक सरकारी नौकरी छोड़ के गया, उसके बावजूद अगर कुछ इस तरह की मतलब हादसे तो खैर होते हैं, हादसों का कारण नहीं है। हादसे तो मैं ये कहता हूँ कि सैकड़ों लोगों ने ये सब झेला होगा, तब जाके माने कुछ हुआ। तो लेकिन वही है कि कुछ विशेषकर मायावती जी का दबाव उस समय बढ़ रहा था कार्यकर्ताओं पे, और मेरे साथ थोड़ा बहुत, जैसे राम खोबड़ागढ़ जी है, वो बड़ौदा बैंक में थे, अंग्रेजी की जो पत्रिका है द ऑपरेस्ट इंडियन वो देखते थे जी। बाद में पंजाबी और गुजराती और उस तरह के अलग अलग में। तो उस समय फिर ये मनोहर आटे भी थे, राम खोबड़ागढ़ से बात तक रहे, तो वो धीरे धीरे छोड़ते गए। जो नवलेखक हैं, जो शोध कर रहे हैं, आप पर भी, आपके लिखे हुए काफी जो साहित्य है उस पर भी शोध कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? अपने जो नए लेखक आ रहे हैं, नए शोधकर्ता आ रहे हैं, मतलब आप क्या देखते हैं कि भविष्य कैसा है बहुजन आंदोलन का? नहीं, जो नए लेखक हैं मैं उनको पूरा सम्मान करता हूँ, और मैं दूसरे जो वरिष्ठ और जिसको वयोवृद्ध बोलते हैं उन लोगों की तरह मैं उनकी आलोचना नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर पे आते हैं, मेरे घर पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो बैठते हैं, विशेषकर जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे आते हैं, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठते हैं, उनको चाय देना, खाने के लिए पूछना, और तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं ना, उनमें बहुत प्रतिभा है, बहुत संभावनाएं हैं, और मैं लिखता हूँ बराबर ये बात, और बहुत मतलब हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्यों? जो आपकी बात है भाई, नए बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, तो मुझे उनसे बहुत अच्छा लगता है, और वो सकारात्मक काम कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, और वो भविष्य है हमारे आंदोलन का, बाबा साहब के आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ आपसे। जैसे नए हमारे शोधकर्ता आ रहे हैं, जो प्रोफेसर भी बनेंगे और हमारा साहित्य जो है लगातार बढ़ेगा, साहित्यकार बनेंगे, तो आप उनको क्या सलाह या क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मतलब चेतावनी इस तरीके की, ये गलती हमको नहीं करनी है और इस दिशा में हमको बढ़ना है, इस तरीके का कोई संदेश? नहीं, चेतावनी तो मैं नहीं देता, मैं केवल ये कहता हूँ कि आप पढ़िए। जी, पढ़ना जरूरी है। अगर आप 1 पेज लिख रहे हैं तो आप 10 पेज पढ़ना जरूरी है, नंबर 1। दूसरे, जो आपके जो पुराने लोग हैं, जो आपसे अधिक उम्र के हैं, उनकी रचनाएं पढ़िए, उनसे मिलिए, और जो हम जिसको दलित इतिहास कहते हैं, पुराना एक शब्द है दलित, उसके बाद मूल निवासी शब्द, तो अम्बेडकरी साहित्य है सर। हाँ। तो वो इतिहास पढ़िए और उसको जानिए, आंदोलन को जानिए। अब जैसे मराठवाड़ा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, मैंने आर्टिकल लिखा है, तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है दलित पैंथर के अगर 5 हाई पावर कमेटी के सदस्य वो बताएं, तो लोगों को मालूम नहीं है। क्यों? जेबी पवार कौन थे? नामदेव दसाल को तो सब जानते हैं, राजा डाले को भी जानते हैं, देवपाल को कम जानते हैं। क्यों? तो जो आंदोलन के जो कैरेक्टर हैं, मेरा कहना यह है क्योंकि साहित्य वो आंदोलन है हमारे लिए, खाली साहित्य नहीं है। तो आज के बच्चों को उनको जानना चाहिए। भाई, इतिहास को अगर नहीं जानेंगे, इसलिए माने मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, राजकमल के लिए ये पहला काम 4 खंडों में मैंने किया, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, 300 साल का इतिहास। 300 साल का? जी, 300 साल का, और पहली फाइल है ये, किसी भी भाषा में प्रकाशन जो है जी, अब उन्होंने पेपर बैग भी छापा है, बहुत उनको रेस्पॉन्स मिला है। तो वो लिखा मैंने, पूरे देश का दौरा किया, रेलवे में एडवाइजर रहा उस समय, सुविधा मिली मुझे। तो एक पता चला भाई, ये जो पांडिचेरी में या तेलंगाना में या कश्मीर में या मैसूर में कौन कौन लोग दिखते थे उस समय, सारा आंदोलन पंजाब से लेके आंध्र प्रदेश में जो नाम थे प्रसिद्ध। हाँ, और वो जो 4 खंडों में आया, उसमें लगभग 250 प्रोफाइलें हैं लोगों की, बाबा साहब से पहले और बाबा साहब के समय और बाबा साहब के बाद, और उनमें से 25% मिला घर में जा जाके। तो एक ऐसा काम हो गया, मतलब उस पर मेरे 10 साल लगे,
उसके बाद फिर दलित इतिहास पे एक अलग किताब आई। और विशेषकर मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास मैं पढ़ाता भी था जी। मेरठ में अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाता था जी जी। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं आईएएस और पीसीएस में भी अपियर होता था। वहां मैं इतिहास के ही पेपर लेता था। 3 पेपर होते थे उस समय मेरे ख्याल से, जैसा याद आ रहा है। जी। तो एक स्पीड बनी हुई थी, मतलब सब घटना याद आ जाती थी। तो इतिहास पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। बार बार मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। जी। इतिहास पढ़ेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो हम फिर आंदोलन से जुड़ेंगे, आंदोलन जुड़ेंगे तो साहित्य सृजन करेंगे। क्यों? बिल्कुल। तो एक तो चरण है ना अलग अलग, अचानक तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? तो कोई बच्चा अगर एक किताब लिखता है तो मैं ये कहता हूँ भाई 10 किताबें आप पढ़ें, फिर समीक्षा लिखें आप। हाँ, समीक्षा लिखनी चाहिए। फिर यह है कि मैं आज सबको ये बोलता हूँ कि आप अंग्रेजी में भी लिखें। जी। अंग्रेजी में लिखना जरूरी है। हाँ। अंग्रेजी में बहुत कम लोग लिखते हैं। जी। जो लोग लिख सकते हैं और जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो भी नहीं लिखते हैं। जी। क्यों? हाँ, ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं लिखते हैं। नहीं, वो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्यों लिखना चाहिए? वो क्या बताएंगे? नहीं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पूरे आज हमारे सामने हमारा देश नहीं है, पूरी दुनिया है। हाँ, ये पूरी दुनिया के अंदर हमारा मैसेज जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। अगर भाई सभी जगह तो हिंदी नहीं जानते। जी। तो हिंदी में अब मैंने लिखना शुरू किया। मैंने 16 साल की उम्र पहली अंग्रेजी कविता, उसके बाद अंग्रेजी में पोइट्री लिखना शुरू किया, आर्टिकल लिखना शुरू किया, फिर मैंने किताबें लिखनी शुरू की। और अंग्रेजी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म बहुत पहले अनुवाद कर दिया मैंने। मराठी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अणी कश्मीर समस्या, उसका अनुवाद मराठी से हिंदी किया। तो भाषा विद भले ही हम ना बन सके हैं, लेकिन भाषा की समझ और पहचान होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, पूरी दुनिया देखिए आपके सामने। ठीक। जैसे कम्युनिस्टों का एक नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो मैं ये कहता हूं कि दलितों दुनिया को जीतो, दुनिया आपकी है। जी। तो आप जीतेंगे कैसे? भाई आपके पास पावर होनी चाहिए, मेंटली फिजिकली, तभी तो कुछ होगा। खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होता। आपके पास आपकी प्रतिभा होनी चाहिए। माने जी। तो सर, आप जिस तरीके से आपको एक लंबा अनुभव है, लगभग ये कहें कि आपकी पूरी जिंदगी जो है साहित्य लिखने में, साहित्य पढ़ने में बीती है, और इसमें हमें सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। आपकी अनेकों किताब समाज के बीच हैं, और केवल राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान रखते हैं। जी। और एक सम्मान भी है। हाँ। एक सम्मान भी है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि एक साहित्यकार का व्यवहार, उसका चरित्र फूले अम्बेडकर आंदोलन में किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि मतलब किताबें ही ना लिखी जाएं, बल्कि उन किताबों को, क्योंकि जिस लेखक की एक सम्मान है समाज में, उसकी किताबों को जल्दी से समाज स्वीकार करता है। ठीक है, ऐसा है। अब मैंने उम्र के हिसाब से आदमी बहुत कुछ सीख जी। और मैंने ये सीखा है 4-5-6 साल से। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक तो तथागत के सिद्धांत को मैंने, सम्यक जो एक सिद्धांत है वो मैंने अपनाया। मैंने अपनी आवश्यकताएं कम कर ली। और मैं आपको जानबूझ के बताना चाह रहा हूँ कि मैं 18 नौकरी करके छोड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे पेंशन नहीं मिलती। नंबर 1। नंबर 2, आज भी 10 घंटे मैं बराबर लिखता पढ़ता हूँ। वो मेरी रोजी रोटी का साधन है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ना पत्नी के सामने, ना बेटे के सामने, ना किसी रिश्तेदार के सामने। क्यों? जी। तो आदमी को आत्म स्वाभिमान का जीवन जीना चाहिए, नंबर 1। और जो लेखक है, मैं आज ये कहता हूं कि लेखक का काम ये नहीं है किताबें लिखना, पुरस्कार लेना और लेक्चर देना, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको शाल उड़ा रहे हैं, आपको ट्रॉफी दे रहे हैं, कोई उससे ये नहीं है। मन आप ठीक है, आप स्वीकार करें उन्हें, आप गांव जाएं, लोगों से मिलें, जो मैंने किया है। जी। और मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, ये एक किताब का मैं और बताऊंगा इसके बाद जी। और ये एक रिकॉर्ड है, इसके 54 एडिशन छप गए। और
इसको मैं ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ कि शादरा में एक बहुत बिहार है, वहां उन्होंने 11,000 रुपया अक्टूबर 2012 में मुझे दिया, छपने से पहले नगद जी। उसके बाद शुरू किया जी। तो मैं खुद जाता था गांव में लेके और हर महीने छपता था। लगभग 40 से 50,000 कॉपी इसकी चली। गांव में जाता था, वहीं सो जाता था लोगों के पास, लोग पैसा देते थे, खाना खिलाते थे। तो एक नया अनुभव ये हुआ कि लोग कुछ ये कहते हैं ना किताबें नहीं बिकती, तो मैंने ये प्रूव किया है कि किताबें आप कम से कम 50,000 कॉपी एक किताब की बेच सकते हैं, बशर्ते प्रतिबद्धता हो किताब और किताब का मूल्य कम हो। उस समय 70 रुपए कीमत थी इसकी, 305 पेज का उपयोग है। नंबर 1। नंबर 2, देवदासी पर मेरा उपन्यास आया आज बाजार बंद है, उस पर बाद में फिल्म भी बनी, नाटक भी हुआ। तो देवदासियों से इंटरव्यू किए, जिनको आज सेक्स वर्कर बोलते हैं उनसे इंटरव्यू किए। तो मैं लिखते लिखते कैसे बदलता हूँ, लोग तो कहते हैं भी कोई किताब पढ़ने से आदमी बदल जाता है, मैं लिखते लिखते कैसे बदलता हूँ कि आज बाजार बंद है जो उपन्यास, मैं शायद पूरी दुनिया में मैं पहला राइटर हूं जिन्होंने सेक्स वर्कर को राष्ट्र की बेटी शब्द इस्तेमाल किया। राष्ट्र की बेटी। और मैं बराबर जीबी रोड जाता था, दूसरी जगह जाता था, और वो बहुत सारी महिलाएं जब मैं जाता था एकत्रित हो जाती थी, कोई पानी पिलाती थी, चाय पिलाती थी, कैंपा कोला को पूछती थी और कहती थी मास्टर जी आ गए। ये मुझे अच्छा लगता है। तो वो हमारी बहन बेटियां हैं। तो ये पहली किताब का मैंने बाबा साहब का दिया, दूसरा एक जो देवदासी पे लिखा। हमको मतलब एक आंदोलन से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे और एक अस्मिता से नहीं जुड़ेंगे, महिला की अस्मिता को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो हमारे लिखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मानो, क्योंकि लेखक का कर्तव्य है वो समाज की धड़कन को सुने, महसूस करे। खाली किताब छप जाना और पुरस्कार मिल जाना इससे कुछ नहीं होता। आंदोलन से जुड़िए, आप गांव गांव जाइए तो आपको एक बड़ा अच्छा लगेगा भाई गांव के लोग कैसे क्या काम करते हैं, और कम कीमत की किताबें वो आप देखें। और मैं जो फूले साहब की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि बंबई से हरी नलके जो बंबई में है, जिसे बाबा साहब के वांग में छप रहे हैं, वहां से वो छपे। मेरे ख्याल से तो 80 के दशक में मैंने आर्टिकल लिखा था ज्योतिबा फूले जी पे, और माननीय कांशीराम जी के साथ जब रहा, 70 के दशक में ही हमें ज्योतिबा फूले जी के बारे में पता लग चुका था। अच्छा। उस समय 70 के दशक में फिर पब्लिकेशन डिवीजन से सावित्रीबाई फूले पर किताब छपी थी, उसकी समीक्षा मैंने लिखी थी माने। तो 70 और 80 के दशक में, और 80 के दशक में मैं बंबई जाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ इन सब लोगों से मिलना, बात करना, मराठी भाषा सीखना शुरू किया। तो एक मैंने आत्मकथा में जो तीसरा खंड है, रंग कितने संग मेरे, उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति मेरठ से चलता है दिल्ली, दिल्ली के बाद नागपुर, पूना, बम्बई, पांडेचेरी, उसका विस्तार होता चला जाता है। और मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ कि ये तो नहीं कहूंगा दूसरे ने उतना किया नहीं किया यात्रा, लेकिन मैंने बहुत यात्राएं की और उन यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला। माने लगभग सभी जगह मैं जा चुका हूँ, और वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के साहित्य को देखना, और तो उससे क्या हो कि एक दृष्टि खुलती है हमारी। और मेरा एक ये भी मानना है कि आप केवल दलित को या जिनको हम दलित पिछड़ा कहें, ओबीसी कहें, उसी को परिवार मत मानो भाई, सारे लोग हमारे हैं बिल्कुल, सभी लोग हमारे हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हैं, तो आप उनको अपना बनाएं, आप उनको अपना दर्शन दें, मानवीय दर्शन दें, आप उनको मोटिवेट करें, घृणा ना करें, नफरत ना करें। मेरा कहने का मतलब है तो मेरे जितने, और मैंने जो नवभारत टाइम से लिखना शुरू किया, वो एक प्लस पॉइंट मेरे साथ हुआ कि पूरे देश में वो लोगों ने मेरे बारे में जाना। उस समय 10-12 एडिशन होते थे नवभारत टाइम्स के, बड़े बड़े अखबार थे, जाना लिखना। तो एक
एक दृष्टि खुलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है दलित को गैर दलित पत्रकारों से, राइटर से और जो माने शिक्षाविद हैं, चिंतक हैं, उनसे भी संपर्क बना के रखना चाहिए जी। आपको अपने अंधेरे कमरे में नहीं बैठना चाहिए जी। या भाई हमारी दुनिया यहीं तक सीमित है, उस दुनिया का विस्तार करिएगा। जी। मैं ये कह रहा हूँ। और लगातार यात्राओं करने से जो आपका दृष्टि का जो दायरा बढ़ा जी आंदोलन को देखने का, हाँ। उसमें यात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, एक जो साहित्यकार है उसकी क्या ईमानदारी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, मतलब वो समाज में क्या भूमिका निभाता है, समाज में, आंदोलन में क्या भूमिका निभाता नहीं, एक जो ईमानदार जो साहित्यकार है जी, वो एक बड़ी भूमिका निभाता है और बहुत लोगों ने निभाई है जी। तो, लेकिन वो कष्टमय भूमिका है। कष्ट में हाँ, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, कोई आदमी नहीं तो फिर वो अपने परिवार में बहिष्कृत हो जाता है, बस्ती में बहिष्कृत हो जाता है, रिश्तेदारों में बहिष्कृत हो जाता है। मतलब ये एक विरोधाभास है जीवन का, क्योंकि एक ईमानदार लेकर कुछ उतना कमा नहीं पाता है। अगर वो नौकरी कर रहा है कहीं तो ठीक है, ठीक, और नौकरी भी कर रहा है तो फिर नौकरी वहाँ उसको झेलना अधिकारियों के साथ, तो वो काफी चीजें जो है ना उस तरह से वो समझौता नहीं कर पाता है। तो उसको मतलब ईमानदारी है वो कितनी बचा के रख पाता है, लेकिन ईमानदार अब यह है कि 100% ईमानदार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब जितनी ईमानदारी लेकर रख सकता है उसको रखनी चाहिए। जो वही जुड़ा हुआ सवाल है, मतलब उसका जो मर्यादाएं हैं, जो साहित्यकार है उसकी क्या मर्यादाएं हैं? मर्यादा तो देखिए ऐसा है कि अब सामाजिक मर्यादाएं हैं, कोई अब मर्यादा की बात मैं कहूँ, कोई कहता भी शराब नहीं पीनी चाहिए जी, कोई कहता जी महिलाओं से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जी। तो लोगों का अपना अपना जीवन है जी, एक व्यक्तिगत जीवन है, सामूहिक जीवन है जी। तो लेकिन मर्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्य के प्रति जी और आंदोलन के प्रति जी, माने ये ठीक है, आप किसी व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं या कोई मतलब ये हो, वो तो एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन सामूहिक रूप से जो साहित्य आप लिखते हैं उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए जी। जिस आंदोलन से जुड़े उसकी एक मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी, माने ईमानदारी रखनी पड़ेगी। माने आप अपना जीवन देखिए कैसे जी रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उस जीवन के बारे में भी अभी मुझे एक अपने आप ये चेतना जगी, माने तथागत बुद्धा की तरह जी। कि अब मैं ये कहता हूँ कि एक अच्छे साहित्यकार को एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी है। एक आज की डेट में ये बात कहता हूँ, आज के लगभग एक साल पहले से नहीं, साहित्यकार को एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होगा तो आप अच्छा साहित्य लिखेंगे और समाज में आपका संदेश जाएगा, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। जी। क्यों जी, तो अगर आप अपने जीवन को ठीक नहीं समझते या आपका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं होगा समाज के प्रति, तो ठीक है आपको पुरस्कार भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान तो आपको बनना ही चाहिए। मेरा अब ये माने ये कहा और मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि समाज हमारा जो इतना मासूम है वो अभी आंदोलन में साहित्य और साहित्यकारों का कितना मतलब महत्व है उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसको संक्षिप्त भाषा में आप कैसे समझ? नहीं, अच्छा है, देखिए मेरा अपना अनुभव यह है, वो ठीक है आपकी बात, नहीं ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरा अपना अनुभव यह है, मैं सकारात्मक आपसे बात करना चाहता हूँ कि अभी जितना माने अब मैं तो दलित शब्द इस्तेमाल बार बार हो रहा है, कोई बात नहीं, तो जितना साहित्य हमारा छप रहा है बाबा साहब से संबंधित, मूल निवासियों से संबंधित, ज्योतिबा फूले से संबंधित, वो साहित्य एक तो नंबर 1 है कि बिकता है जी, मैं ये दावे के साथ बैठता हूँ, वो सब साहित्य बिकता है। खापर्डे साहब का साहित्य मुझे तो उन्होंने
80 के दशक में किताब जो थी बफूले की दी हुई थी, बहुत पुरानी हो गई है, मुझे अभी याद आ रहा है। और उनकी किताबें आप लोगों ने छापी हैं। तो मैं अब ये कहूंगा कि अब समाज में स्वीकार्यता लगातार लगभग नहीं 50% शिक्षित लोगों में 50-60% लोग पढ़ने लिखने लगे। नंबर 2, और पैसा भी देने लगे हैं। अब मैं एक बहुत सुखद आश्चर्य की बात बताऊं, क्योंकि अच्छी चीजें मैं कहने को करता हूँ, खराब चीजों का देखिए ये उपन्यास है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि 11,000 रुपया मुझे उन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ, शिल्पकार टाइम्स डेली अखबार मैंने निकाला, मैं चीफ एडिटर रहा हूँ। और उत्तराखंड के थे मालिक, अपने दलित समाज के बहुत बड़े बिल्डर जी। मैं पहले ऑफिस गया, किसी ने परिचय कराया तो उनको याद आ गया, क्योंकि उन्होंने कभी कांशी राम जी के साथ देखा मुझे जी। तो बहुत बढ़िया ऑफिस था उनका वहाँ द्वारका में। तो उन्होंने मुझे करीब 30,000 रुपया ऐसे घंटी बजाई, और मेरे ख्याल से 10 सेकंड में पैसा आ गया। अच्छा, मुझे अभी भी याद है। और नोट रख के लिफाफे कहते दीजिए साहब, आपको तो मैं जानता हूँ। फिर घर आए वही टमटा साहब, वो करीब 40,000 रुपया फिर दिया जी। और कम से कम इस किताब पे मुझे 1.5 लाख रुपया मिल चुका, लोगों ने दिया जी। तो मैं ये करता था, वो सब किताबें मैं उनको देता, जैसे कोई गाड़ी से आया, गाड़ी में भरती किताबें, वो गिफ्ट देते थे और मतलब बांटते थे। तो ये समाज में बहुत जागृति आ रही है। क्यों? तो अभी मैं पूरी तरह से मतलब उत्साहित हूँ, और कि किताबें बिकती हैं, लोग खरीदते हैं, चर्चा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग पैसा भी देते हैं। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं समाज मदद नहीं करता, नहीं करता है। एक अच्छा आदमी की पहचान और समझ लोगों को 10 साल 15 साल में होती है। क्यों? बिल्कुल सही बात आपकी सही है। धीरे धीरे समाज परखता है और उसके बाद स्वीकार तब स्वीकार। लेकिन साहित्य का और साहित्यकार का आंदोलन में जो महत्व है, मैं उस तरफ समझना चाह रहा हूँ कि नहीं, वो महत्व बहुत है। आप जैसे महाराष्ट्र में दलित पैंथर जो हुआ, मैं लगभग सब लोगों से मिलता था बम्बई जाके, और वो आंदोलन हुआ। और साहित्य से माने देखिए, पहला चरण मैं आंदोलन को मानता हूँ, फिर साहित्य सृजन होता है जी। लेकिन कहीं पहला चरण साहित्य हो जाता है। हाँ, मतलब वो परिस्थिति और जो परिवेश है उसके बाद। तो दोनों का ये अब रिश्ता बन चुका है, और एक साहित्यकार और साहित्य के बीच में वो संबंध बहुत घने होते चले जा रहे हैं, और वो बन रहे हैं बराबर। अब देखिए, एक जानकारी का अभाव होता है। देखिए, अब मैं चूंकि देश भर में जाता रहा और लोगों को पता नहीं चलता है, और तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी किताबें छाप रहे हैं जी, उनको मुफ्त बांटते हैं। अब सब लोगों को पता नहीं है। बिहार के अंदर बुद्धशरण हंस, वो अभी रिटायर्ड IAS हुए हैं जी। वो मतलब एक IAS होने के बाद भी इतने सादगी से रहते हैं, और वो बहुत कम कीमत पे किताब देते हैं। तो ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। वो आप लाखों की बात छोड़िए, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, कनाडा से जो मुझे पुरस्कार मिला जी, कनाडा में कामले साहब थे, अभी उनकी डेथ हो गई जी। तो एक फंड बनाया था लगभग 2.5-3 करोड़ का पिछले शताब्दी में, और वो फेलोशिप देते थे। अब किसको मालूम है? साहित्यकारों को, सभी आंदोलनकारी साहित्यकारों को एक फंड बनाया, आप आइए दीजिए। और एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे कुछ पैसा बीच बीच में भेजते थे लंदन से, गुरुद्वारे जो चलते थे वहाँ जी। तो अब लंदन में गुरुद्वारे हैं, देखिए आप जाइए वहाँ, हफ्ता 2 हफ्ता रहिए, मदद कर जी। ये है, तो काम बहुत हो रहा है। मेरा कहने का ये है कि मैं मतलब उस तरह से ही आपको ये बताना चाहता हूँ। आगे की सर आपकी क्या किस तरीके की योजना है कि आप अब किस चरण में जो है काम करना चाहेंगे जी? अब आगे की आपकी क्या योजना है कि आप अभी जो है अब अपने जीवन के इस क्षण में मैं इस तरफ ज्यादा फोकस करूंगा? नहीं, मेरी तो अब बहुत सारी किताबें तो मेरी अभी प्रेस में पड़ी हुई हैं। 1 साल से कोरोना का पीरियड आ गया है जी।
हिंदी दलित साहित्य का इतिहास 1800 पेज कंपोज हो गए हैं। 1800 जी जी पढ़ा हुआ है स्वराज प्रकाशन। जी मेरी जो मुझे पत्र लिखे लोगों ने जी। उस पर बहुत बड़ी किताबें पढ़ी हुई है, टाइप हो गई है। जी अंग्रेजी की रिटर्न टू रामराज, रिटर्न टू 2-2.5 साल पहले एनआरआई के लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने पैसा भी दिया था, लेकिन वो काम पड़ा हुआ है। मेरी कम से कम 10 किताबें पेंडिंग पड़ी। वो पेंडिंग पड़ी हुई या समझो लटकी हुई है। हाँ ठीक। तो ये है माने, और मेरा फोकस जो है ना वो साहित्य आंदोलन और इतिहास उस पर है। साहित्य आंदोलन। अब इनसे मुझे मुक्ति मिलेगी तो फिर अब ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब नई जो है ना ये माननीय जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जी तो इनके साथ में जुड़ा हूँ। ये अपना ये पहली किताब आ गई, पहली किताब। और ये दूसरी किताब आ गई सावित्रीबाई फुले, जी और तीसरी किताब आ गई ये ये माता रमाबाई। रमाबाई। तो ऐसे हर अब महीने छोटी-छोटी किताबें। हम बहुजन समाज के जो आइकॉन हैं, जो महापुरुष हैं, जी। जिन पे हम छापते हैं, छोटी छोटी किताब। उनकी जरूरत है आज। और जी। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। 5000 कॉपी छपाई थी, वो खत्म हो गई बाबा साहब की, जी और केवल ये 25 रुपए किताब है। 25 रुपये किताब। और उसमें भी हम और 5-10 रुपए कम दे देते हैं जो लेना। तो अब मेरा ये फोकस है जो आप सवाल कर रहे थे कि बहुजन समाज के जितने आइकॉन है उन पर लिखा जाए और आम लोगों में दिया जाए। केवल शिक्षित लोग ही ना पढ़ें, झुग्गियों में जो रहते हैं वो भी पढ़ें। वो भी पढ़े। और हमको माने कुछ पैसा चंदा इकट्ठा करना चाहिए, गरीब लोगों को पढ़ाइए, मुफ्त किताब दीजिए। हम ऐसा कुछ मुफ्त और कम से भी कम, मतलब कीमत का हो, इस तरीके से। जैसे मैं और आपको एक अच्छी बात बताएं कि नाम तो खैर मैं नहीं बताना चाह रहा, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं जी, उनकी अपनी सीमा है, उन्होंने कुछ पैसा दिया भेजा। और राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट सेशन रिटायर्ड सेशन जज हैं जी, उन्होंने कुछ पैसा दिया। जी। उन्होंने कहा भी ये किताबें आप हमारे नाम से बटवाइए। अच्छा 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 जी, मतलब जितना पैसा लगेगा हम सेव करते हैं। नहीं अच्छा बैंक में डाल दिया पैसा। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक। हमारी अब योजना ये है हाँ। कि कुछ लोगों से पैसा ना ले, मतलब 10, 20, 100, 50 या 1000। हाँ। हम कहें भी आप 5000 दीजिए, 10,000 दीजिए, हाँ। हम 10 जो कि डोपड़ी कॉलोनी में जो या पैसे नहीं दे सकते हम उतने वहां बांटते हैं। अब हमारी यही योजना है। तो ऐसे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उन पर हम महापुरुषों पे अपना फोकस कर रहे हैं। आइकॉन्स पे। जी, अब सावित्रीबाई फुले हाँ। अभी मैंने आपको बताया था, तो फेसबुक पे दिया है, कोई मुंबई से जो एक्ट्रेस आई, हाँ, अभी। उनको मालूम ही नहीं है सावित्रीबाई फुले के बारे में, शिक्षित है, सब कुछ है। उन्होंने कहा, ये स्वीकार किया कि सर मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। तो ये माने अब मालूम नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है, वो समाज की गलती है, सोसाइटी की गलती है। क्योंकि आज तक की डेट में ये मैं बार बार कहता हूं कि भारत सरकार और दूसरे जो पार्टियां हैं वो सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका मानने को तैयार नहीं है। उनको क्या शर्म आती है? अब जब मानने को तैयार नहीं है तो साहित्य आगे नहीं जाएगा। तो फिर हमको बताना पड़ेगा। तो हमको बताना पड़ेगा, तो हमें अपने महापुरुषों को आगे लाना पड़ेगा। सरकार वो लाए ना लाए। तो सर इसी से एक सवाल पैदा हो जाता है, आप मतलब नायक नायिकाओं का जो आइकॉन्स बोल रहे हैं, जिनको आदर्श बोल रहे हैं, उनको आगे लेके हम क्या पाना चाहते हैं? मतलब कितना उनका महत्व है, आप क्या समझते हैं? बहुत महत्व है। अभी सावित्रीबाई फुले ने इतना लिखा, पता चलेगा महिलाओं को वो किस तरह से परेशानी में आके जो है ना उसको गोबर मारते थे, पत्थर मारते थे लोग, और उनकी मानसिकता भी पता चलेगी समर जाति के लोगों की। जी क्यों? जी, उनकी मानसिकता पता चलेगी, उस परेशानी में रह के उन्होंने कितना लिखा वो पता चलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। एक महिला इतना काम कर सकती है, गोबर फेंक रहे हैं, उसको पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और आज की अगर सुविधा संपन्न महिला, चाहे वो दलित हो और चाहे पिछड़ी जाति की हो, कोई भी हो, माने तो उसकी आंखें खुलनी चाहिए। मैं तो जब लेक्चर के लिए जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, पूछता हूँ किसी भी जाति के महिला कि भाई आप बाबा साहब को जानते हैं, हिंदू कोड बिल के बारे में जानते हैं, आप सावित्रीबाई फुले के जानते हैं? कहते नहीं जानते। नहीं जानते। मैं बताता हूं कि 40 दिन का जो प्रसूति अवकाश है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं 1935 जो देश में पहला जनतांत्रिक चुनाव हुआ जी, उसमें विधेयक रखा। विधेयक। तो अब यही बात महिलाओं को पता नहीं है, शिक्षित महिलाओं को पता नहीं। शिक्षित। तो ये हमारा काम है।
देखिए, जो हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी सर्विस लग रही है, प्रोफेसर हैं, उनकी ड्यूटी है कि पे बैक टू द सोसाइटी। मानव कांसी राम जी ने, जी भाई जो आदमी 50,000 रुपया कमाता है उसको कम से कम ज्यादा नहीं तो 1,000 रुपये महीने तो देना चाहिए। तो ऐसा हम धीरे धीरे ये बना रहे हैं और हमें सफलता मिल रही माने उसमें। अंतिम सवाल सर जी कि आप साहित्यकारों को और साथ में समाज को दोनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना, संदेश शब्द जो है ना वो एक अपना अनुभव, मतलब अनुभव से आप क्या कहना हो जाता है। अब मैं किसी को ना आशीर्वाद देता हूँ ना संदेश देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मेहनत करिए अधिक से अधिक। और वो एक शेर है ना कि खुदा भी पूछे बंदे तेरी रजा क्या है माने। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि भी आप मेहनत करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको लोग पढ़ना पसंद नहीं करते थे, आज उनकी स्तुति गान करने लगे। क्यों जी? तो आप मेहनत करें, सभी को कहता हूं कि आप पढ़े लिखे मेहनत करें और मानसिक नहीं फिजिकली भी आप ताकतवर बने माने। तो मतलब इसको आप संदेश मान सकते हैं या प्रेरणा मान सकते हैं। और मैं उस पर मतलब अमल कर रहा हूँ। मैं इस समय 71 ईयर्स हो चुका हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे आज तक की डेट में कोई बीमारी नहीं मतलब, और कोई खाने पीने का कोई परहेज मुझे नहीं है। और अभी मैं शाम को इवनिंग वॉक करता हूँ 5 किलोमीटर। तो स्वस्थ हूँ, इसलिए स्वस्थ चिंतन भी जरूरी है। भाई आपका स्वस्थ चिंतन होगा, आपका शरीर ठीक होगा जी। क्योंकि विकार होंगे तो आप क्या करेंगे? क्यों जी? तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि भाई आप पहले देखिए, अपने घर को भी देखिए, अपनी पत्नी को बताइए आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बताइए, उनको किताब दीजिए, किताब पढ़ाइए और थोड़ा बहुत जितना उनको मोटिवेट कर सकते हैं करें। तो ये धीरे धीरे हो रहा है और आज बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आप उत्तराखंड चले जाइए, मैं पीछे एक लड़की वो मुझे कुछ काम कर रही थी शिक्षा क्षेत्र में जी। तो उसने बताया मुझे, और जैसे आप चैनल चलाते हैं ऐसे बहुत सारे चैनल अभी एक विकल्प ये हो गया। इससे बड़ा महत्वपूर्ण और क्या होगा? भाई जो चैनल है जो माने उनको अडानी का छोड़ दीजिए, पठानी का छोड़ दीजिए, तो उन सबको उन्होंने धक्का दे दिया है। और मैं कह रहा हूँ 20 चैनल भी अगर मिल जाए हमारे अपने तो उसका ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ तो उसका वो हो ही जाएगा जी। क्यों जी? तो हम हर क्षेत्र में, माने कहने का मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में आपको दस्तक देनी है। मैं ये भी कहता हूँ साहित्य से इतर हर क्षेत्र में आप दस्तक दें, हर क्षेत्र में काम करें, आप व्यापार में भी आए। तो ये मेरा कहना है लोगों से। तो साथियों, हमने आज चर्चा की माननीय मोहनदास निमेश राय जी के साथ में, और इनकी अनेकों किताबें देखिए, सावित्रीबाई फुले पर एक छोटी किताबें इसलिए लिखी हैं कि जो हमारा समाज है उनको आसानी से कम समय में पढ़ सके और बहुत ही कम कीमत में। जैसा कि मुझे बताया 25 रुपए की एक किताब है, तो ये सभी पैसे भी नहीं लेते हैं। कुछ लोग जो इनको 1000, 2000, 5, 10,000 रुपए दे देते हैं तो वहां से पैसा मिल जाता है। तो जो 2-4 लोग, 5-10 लोग या 100 लोग बस्तियों में जो पैसे नहीं दे सकते, उनको ये फ्री में भी किताबें देते हैं। और पेबैक टू सोसाइटी पर सर ने काफी अच्छा कहा है कि जो लोग सक्षम हैं वो समाज का सहयोग करें, ताकि जो लोग पैसे नहीं दे सकें उन तक ये साहित्य पहुंच सके जी। और सर ने साहित्य के बारे में, साहित्यकारों के बारे में बड़ा ही निष्पक्ष तरीके से अपना जो एक दृष्टिकोण है वो हमारे साथ साझा किया। और हम सर के एक स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं और लंबी आयु की कामना करते हैं, ताकि उनका साहित्य हमारे बीच में लगातार आता रहे। और इसी के साथ साथियों, हमने सर के साथ चर्चा की थी साहित्य, साहित्यकार और आंदोलन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभी तक इस कार्यक्रम को देखा। आपका सहयोग और समर्थन ही हमारी हिम्मत है। आप MNT न्यूज नेटवर्क को लगातार देखते रहिए, लगातार लाइक करिए, शेयर करिए। जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। जय भीम।